एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ओके, आई होप आप सबको मेरे रिएक्शन का जो सीरीज है वो पसंद आ रहा होगा। ओके, मैंने इस सीरीज को जर्नल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर रही हूँ। ओके, तो जर्नल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करने का रीजन ये है कि ये हमारे नेट एआरएस नेट की जो टॉपिक है, यूनिट है जर्नल केमिस्ट्री, उसके अंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और सारी रिएक्शंस आपको अकोमोडेट करके वहीं पे मिल जाएंगी। तो अगर आपको बाकी रिएक्शंस भी देखनी हो तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं और वो रिएक्शन देखें। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, वाई the scientists they want the students to read about this reaction। तो चलिए पढ़ते हैं रिएक्शन के बारे में। I hope you are enjoying this journey of learning, right? तो सबसे पहली बात कि why the reaction is now known as Ziegler-Natta catalyst। इसे Ziegler-Natta reaction क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो साइंटिस्ट है उनका नाम था कार्ल जिगलर। ठीक है, कार्ल जिगलर बिलोंग करते थे जर्मनी से, राइट। और जो आपके दूसरे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है नाटा। नाटा बिलोंग करते थे इटली से। ओके, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक कैटलिस्ट बनाया था। उस कैटलिस्ट का काम था पॉलीमराइजेशन करवाना। ठीक है, अब पॉलीमराइजेशन वो किसकी करवाते होते थे? ये लोग पॉलीमराइजेशन करवा रहे थे एल्कीन की। ओके, तो अब सबको पता है एक बहुत ही ज्यादा फेमस हमारा प्रोडक्ट जिसको हम पॉलीथीन बोल देते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन कहने में तो बहुत अच्छा है, सबको पता है। मार्केट में जाके बोल दो अगर कुछ भी सामान लेना है कि मुझे पॉलीथीन दे दो। बट इवेंचुअली पॉलीथीन कहाँ से बना है? पॉलीथीन जो आपका इथीन होता है, ठीक है, उसकी पॉलीमराइजेशन करने के बाद पॉलीथीन बना है। तो स्टार्टिंग में जिन रिएजेंट्स के थ्रू हम पॉलीथीन बनाते थे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स कैसी थी? एक लंबी सी रिएक्शन चली जा रही है जिसमें आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमिन नहीं कर सकते। ये सारी प्रॉब्लम इस रिएक्शंस के साथ प्रीवियसली आती थी। तो ये सब में से जो एक सबसे अच्छी प्रॉब्लम थी वो थी कि आपने जो पॉलीमर बनाया है, ठीक है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? एक तो उसके डिटर्मिनेशन में हेल्प कर देता है, ठीक है, और आप अपनी मर्जी से उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिजाइन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ओके, सो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा व्हाई दिस रिएक्शन इज सो इम्पोर्टेंट। अब सबसे पहले कैटलिस्ट पता करते हैं क्या है। कैटलिस्ट एक कॉम्प्लेक्स है। किस चीज का कॉम्प्लेक्स है? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का। ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? एक मेटल होता है, साथ में ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, दैट इज ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड, राइट। अब ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में अगर मैं देखूं तो दिस विल बी एल्यूमिनियम, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड। ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्लीट नेम भी लिख देती हूँ, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड। ओके, तो ये दोनों कैटलिस्ट को यूज करके हमने कौन सी रिएक्शन करवाई है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाई है। अब रिएक्शन पे एक बार देख लेते हैं। सपोज यू हैव अ मोनोमर, ठीक है, एल्कीन का है, आपको कोई मोनोमर चाहिए अनसैचुरेटेड। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्रोपाइलिन, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 2N। ओके, थोड़ा सा क्लियरली लिखती हूँ यहाँ पे, मोनोमर यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ, इसको लिखते हैं प्रोपाइलिन। ठीक है, प्रोपाइलिन 2N यूनिट्स ली है मैंने, दिस इज 2। ओके, प्रोपाइलिन को जब आप जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के थ्रू 100 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करते हैं एट 1 एटमॉस्फेयर, एट 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, तो क्या होता है कि 3 यूनिट बनता है, CH CH2 CH CH2, ये भी CH2 बताता है, ये भी CH2। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका क्या बन गया? आपका पॉलीमर बन गया, जिसे आप क्या कहेंगे? पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, अब आपको पता है नेचुरल केमिस्ट्री में एक बहुत ही कॉमन रिएक्टेंट है जिसे हम बोलते हैं आइसोप्रीन यूनिट।
अब आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है? आइसोप्रीन यूनिट में होता है CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर होता है मिथाइल। ठीक है, तो इस तरह से आपका, यानी अगर मेरे को इसको लिखना हो ना तो मैं इस तरह से लिख, वन डबल बॉन्ड है, वन डबल बॉन्ड हेयर एंड CH3 इज हेयर। तो कॉमनली इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है। अगर सेम मैं कंडीशंस जो ऊपर वाली है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट डाल दूं इसमें, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर करवाऊं एट 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, यू विल गेट अ रिएक्शन, और रिएक्शन में आपको पॉलीआइसोप्रीन मिलेगा जिसमें CH2 होगा, कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक चीज नोटिस की कि जो डबल बॉन्ड है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दिया है, ठीक है, और इसका नाम क्या है? cis 1,4 पॉली आइसोप्रीन। अब जो ये है cis 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड रबर है जो हमारी नॉर्मल उसमें यूज होती है इंडस्ट्री में, ठीक है। अब जिगलर और नाटा को ये वाले रिसर्च के लिए 1963 में नोबेल प्राइज मिला था। अब सबसे पहली बात ये पूछेंगे कि मैम आपने तो अभी तक रिएक्शन करा दी, कंडीशन बता दी और सिर्फ ये बोल दिया कि देखो पॉलीमर बनेगा, पर आपने तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बोला था, व्हाट अबाउट दैट? ठीक है, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। ये वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ साथ ये वाली रिएक्शन के प्रोडक्ट में बहुत अच्छी चीज होने लग गई। आपको प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलने लग गए, जो कि रबर्स को यूजुअली क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये हमेशा आइसोमर्स की तरह ही बिहेव करते रहते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई था और इसका मैकेनिज्म भी काफी स्ट्रॉन्ग था। ओके, अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की कि इस रिएक्शन में किस टाइप की स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन की गई थी। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो भी पॉलीमर अनसिमेट्रिकल एल्कीन से यहाँ पे बना है, उसमें आप ये चीज देखेंगे कि जो ऑल्टरनेटिव कार्बन है, ठीक है, वो एसिमेट्रिक है। अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉ करके पहले बताती हूँ। सपोज दिस इज द जी, ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे दिस इज डी, ओके, ऑल्टरनेट पे ये भी डी है, ठीक है, दिस इज एल और ऑल्टरनेट पे ये भी है, ठीक है, ये है हाइड्रोजन और ये है मिथाइल, हाइड्रोजन और मिथाइल, हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन और ये है, ठीक है। तब आपको पता लगा ऑल्टरनेटेड कार्बन यहाँ पे एसिमेट्रिक कैसे हुआ है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जो, अब आपको पता है डी और एल क्या रिप्रेजेंट करता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में? डी और एल आपकी रोटेशन बताता है ऑप्टिकली एक्टिव, कि कंपाउंड आपको ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ठीक है, तो उस चीज को ये बहुत अच्छे से बताता है। तो इस तरह से अगर मुझे इस चेन को रिप्रेजेंट करना होगा, मैं कैसे लिखूंगी? दिस चेन विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ओके। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री को पॉलीमर्स में एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म दी गई है जिसे हम बोलते हैं टैटिसिटी, ठीक है। टैटिसिटी एक ऐसी टर्म है जो यूज होती है क्या एक्सप्लेन करने के लिए? प्लेसमेंट ऑफ asymmetric carbon atom in chain, ठीक है, कि आपका कार्बन जो है ऑल्टरनेट पोजीशन पे वो किस तरह का है, उसको आप किस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए अगर जितने भी एसिमेट्रिक कार्बन आपके पॉलीमर की चेन में हैं, वो सारे एक ही टाइप के हैं, दे ऑल आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, या फिर वो सारे लीवो रोटेटरी ही हैं, तो आप उस टाइम पे उस चेन को क्या बोलेंगे? आप उस टाइम पे उस चेन को बोलेंगे आइसोटेट, ठीक है, आइसोटेक्टिक, राइट। अगर सपोज कीजिए जो आपके एसिमेट्रिक कार्बन है वो ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे है, डी एल डी एल डी एल, तो उस टाइम पे आप इसे बोलेंगे सिट डायोटेक्टिक, ओके। और सपोज आपकी चेन जो है उसमें रैंडम है सब कुछ, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप इसे बोलेंगे एटेक्टिक,
टेक्टिक। ओके, तो इस तरह से आप इसे डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट चीज, मुझे टेक्टिसिटी को पता करने की जरूरत क्यों पड़ी? सिंपल सी बात है कि टेक्टिसिटी की बेसिस पे ना फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, टेक्टिसिटी के बेसिस पे पॉलीमर की आप फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो जान सकते हैं। ओके, हाउ? सबसे पहले एटेक्टिक की बात करते हैं, जिसमें जी कोई, मैंने बोला ना आपको कोई सिमेट्री नहीं थी। तो इसमें जो आपको मैंने बोला ना दैट दीज पॉलीमर्स कैन बी क्रिस्टलाइन, तो इसमें इन टाइप के पॉलीमर्स में आपकी जो क्रिस्टलाइन नेचर है वो बहुत कम होती है, बहुत लो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और ये मैकेनिकली वीक होते हैं। ठीक है, मैकेनिकली वीक हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल के बेसिस पे आप समझ सकते हैं दैट दे आर वीक। ओके, इफ वी टॉक अबाउट आइसोटेक्टिक, ओके, आइसोटेक्टिक में आप ये जान सकते हैं कि दे आर क्रिस्टलाइन। ओके, क्रिस्टलाइन होने के साथ साथ दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एंड दे आर मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। राइट, डन। अब बात करते हैं कि ये वाला जो कैटलिस्ट है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये रिएक्शन करवाता है। मैकेनिज्म इसकी बहुत सिंपल सी है। मैंने आपको बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से मीट कर रहा है, तो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में हमेशा आप ये याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन की पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है, जिसमें आप बात कर सकते हैं ट्राइथाइल एल्यूमिनियम की। ठीक है, दिस विल लोअर्स द वैलेंस स्टेट, वैलेंसी होती है ना, ठीक है, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम क्लोराइड की वैलेंस स्टेट को लो कर देता है, वैलेंसी कम कर देता है। ठीक है, और ये दोनों मिलके, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि टाइटेनियम, पहले मैंने बोला था ना Cl4 है उसमें, तो वो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कौन कौन मिला के? ट्राइथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम मिला। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक वेकेंट पोजीशन होती है, वेकेंट पोजीशन को अभी 2 मिनट के लिए मैं इस तरह से आपका शो कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वेकेंट पोजीशन किस चीज के लिए है? ये वेकेंट पोजीशन कोऑर्डिनेशन करने के लिए, राइट? ओके, तो सबसे पहले क्या है, कोई भी मोनोमर यूनिट आएगा। ओके, मोनोमर की यूनिट किसका आएगा? जिसका आपने पॉलीथीन या पॉलीप्रोपाइलिन बनाना है। ठीक है, सो आई एम टेकिंग हियर CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। ओके, तो इथीन को जब यहाँ पे जुड़ना होता है ना, वो पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है इस तरह से। ये तो पहले ही था यहाँ पे, है ना? अब क्या होता है, ये जो पॉलीमर है, ठीक है, मेटल का ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये रेगुलेट करता है कि कोई भी नया चीज आए वो वेकेंट पोजीशन पे आए, फिर ऑलरेडी जो इथाइन ग्रुप है वो उसके साथ ऐड हो जाए और एक चेन बनती जाए। ठीक है, तो ये चेन किस तरह से बन जाएगी? ये चेन इस तरह से बनती है, दिस विल फॉर्म CH2 CH2 C2H5 इस तरह से। ठीक है, और ये जो पोजीशन खाली हो गई है, यहाँ पे दूसरा पॉलीमर आके फिर से ऐड हो जाएगा और चेंज बाद में बढ़ती जाएगी इस तरह से, जिस भी पैटर्न में बढ़ती है। अब आप बोलेंगे कि फिर इस कॉम्प्लेक्स का फायदा क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स का फायदा ये हुआ, ये जो मैंने आपको DL बताया था, ठीक है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, लिवर रोटेटरी होगा, जो कि उसकी पोजिशन पे डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें जो है ये कॉम्प्लेक्स ही बताता है। दिस कॉम्प्लेक्स विल हेल्प इन हैविंग ऑल दीज थिंग्स। ओके, अब यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स है ये स्टीरियो रेगुलेटरी फंक्शन करता है इन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि फिर अगर रिएक्शन को एंड होना हो तो क्या है? तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आप एंड में एक हाइड्रोजन को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन जो है वो वहां पे स्टॉप हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो बस जिग्लरनाटा कैटलिस्ट में हमने इतना ही पढ़ना था। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you like the video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.